नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज का हमारा पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। मैं क्वेश्चन पेपर नहीं लेके आई हूँ आज, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपके पेपर को क्लियर कर दूँ और उसके बाद जो अभी पिछले साल के पेपर हैं वो उनकी वीडियो में डाल दूँगी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पेपर जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। आप सबने पढ़ा होगा ये पेपर, आप सबका पहला पेपर है। अगर नहीं पढ़ा है तो आज मैं इसमें बता दूंगी कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें फुल पेपर की वीडियो रहेगी और इसमें पार्ट 1 है, क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा है, उसमें 5 यूनिट हैं, लेकिन मैंने इसमें मेंशन करा है 3 यूनिट, और 3 यूनिट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को डीएड स्पेशल एजुकेशन, एचआई, आईडीडी, सीपी, वीआई, एमडी ये सारे लोग देख सकते हैं और अपना जो भी उनका कॉन्सेप्ट है वो मे बी क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही मेरी वीडियो पे और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बदले में मुझे भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से सब्सक्राइबर चाहिए और वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। इसमें देखते हैं, सिलेबस मेंशन किया है मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट का। तो देखते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट क्या है। तो ये है सबसे पहली यूनिट। इसमें सबसे पहला जो वो है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी का है फर्स्ट यूनिट, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी पूछा हुआ है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा हुआ है, और उसके अलावा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पूछा है। सेकंड है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसमें हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी, लिमिटेशन, हैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन सारी चीज़ें पूछी है। नेक्स्ट है डेफिनेशन 1.3। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आगे हैंड रिटन नोट्स हैं तो मैं आपको समझा दूंगी और इसमें क्या लिखना है वो बता दूंगी। तो पहले सिलेबस देख लीजिए। 1.3 में डेफिनेशन, कैटेगरी, बेंचमार्क, द लीगल प्रोविज़न फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया। तो इसमें जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसमें जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी डेफिनेशन और उनकी जो कैटेगरी डिवाइज्ड है वो लिखनी है। इसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एन ओवरव्यू ऑफ कजेस, प्रिवेंशन, प्रिवलेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल। अब इसमें आपको क्या बताना है, कजेस का मतलब क्या है, कारण, प्रिवेंशन का मतलब क्या है, बचाव, प्रिवलेंस का मतलब क्या है, व्यापकता दर, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिसेबिलिटीज़ में नेशनल और ग्लोबल की सेंसेस पूछे, जो आंकड़े हैं वो पूछा है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में इसमें पूछा है। फिर उसके अप्रोच और इंटरवेंशन के बारे में पूछा है। आगे देखते हैं सेकेंड यूनिट जो है, इसमें जो आपकी सेकेंड यूनिट है डेफिनीशन, कजेस, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड उसका मैनेजमेंट पूछा है। तो सबसे पहले इसमें 2.1 है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पैल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर 2.2 है विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। फिर ऐसे 2.3 है हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। फिर है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। फिर है डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। फिर थर्ड यूनिट है डेफिनीशन, कजेस, प्रिवेंशन, मीजर, टाइप्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। 3.1 है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड ब्लड डिसऑर्डर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। तो जो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी है, सबसे पहले इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जो हैंड रिटन हैं, शॉर्ट नोट्स में मैंने बनाए। तो इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दिव्यांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले नेशनल का है
तो सबसे पहले नेशनल का है, जिसके बारे में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। नेशनल का मतलब जो हमारे भारत में प्रावधान हुआ आया डिसेबिलिटी के लिए, उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको डिफ़ाइन क्या करना है, इसमें 1995 में आया ना PWD एक्ट। PWD का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फुल्ली पार्टिसिपेशन की बात की गई। आप सभी को पता है कि उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, ठीक है। और उन 7 प्रकार की डिसेबिलिटी में क्या हुआ, जितने भी डिसेबल्ड हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करी गई, उनके समान अवसर की बात करी गई, और उनको मतलब सबके साथ शामिल करने की बात करी गई। जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधि हो, उसमें सहभागिता लेने की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है RCI जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके तहत आपका कोर्स चलता है, जो कब आया, 1992 में आया। अब इसमें सबसे पहले इसमें तो ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन बनाने का काम किया जाता है। जैसे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने का काम किया जाता है। जैसे हम लोग हैं, टीचर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। मतलब ये काम क्या करते, जाके बच्चों को पढ़ाने का या उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। और उसके अलावा सेकंड जो है उसमें क्या हुआ, कोर्सेज चलाने का प्रावधान, ठीक है। फिर CRR रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब अगर आपने कोर्स कर लिया है तो उसको हमेशा एक्टिव रखने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, CRR रजिस्ट्रेशन। तो CRR रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको पॉइंट कलेक्ट करने के लिए CRE प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ये हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि इसमें जो नेशनल प्रावधान ये था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन बनाने के लिए प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आया NT एक्ट 1999 में। अब ये जो NT एक्ट है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम हिंदी में, ठीक है। अब इसमें डिसेबिलिटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। इसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी दी गई, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन, ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, जिससे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका वेलफेयर हो सके, उनका कल्याण हो सके। तो इसमें सामर्थ है, निर्मया है, और बहुत सारे ऐसी स्कीम चलाई गई जो इन 4 प्रकार के डिसेबल्ड हैं वो इनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया SSA। अब SSA जो आया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, ठीक है। SSA का फुल फॉर्म क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। और ये सर्व शिक्षा अभियान जो आया, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया। अब इसमें जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो स्कूल किसी ना किसी कारण से छोड़ देते हैं, उनके रेट को कम करने की बात करी गई, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया रमसा, RMSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो मार्च 2009 में आया। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान है, ठीक है। इसमें जो एजुकेशन की गुणवत्ता है उसमें सुधार करने की बात की गई। और उसके अलावा इसमें जो प्रोविज़न है, सबसे पहले इसमें एडिशनल क्लासरूम और प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरीज़, हॉस्टल्स, इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया। फिर आया RTE एक्ट। RTE का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन, जो कब आया, 2009 में आया, ठीक है। और इसमें 21A जोड़ा गया, जिसमें ऑल चिल्ड्रन जो है, मतलब जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सुनिश्चित किया गया। और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसमें अगर कोई विद्यालय किसी डिसेबल्ड बच्चे को अगर एडमिशन नहीं देता है तो वो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा या उसके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है और कहीं पे एडमिशन लेना चाहता है, उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है RPWD एक्ट, जो हमारा PWD एक्ट आया था। कौन सा एक्ट, PW और D एक्ट,
ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल्ली पार्टिसिपेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, जब बहुत बार फुल फॉर्म आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD एक्ट का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या करके आते हो पर्सन विद डिसेबिलिटी। बट पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं करना है जब PWD का फुल फॉर्म आता है 1995 के अनुसार, तो कौन सा होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फुल्ली पार्टिसिपेशन। ठीक है, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ थी, इसमें एजुकेशनल प्रोविज़न किया गया, प्रावधान किया गया, जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई। ठीक है, इसमें फुल्ली एंड इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करी गई दिव्यांग बच्चों की, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो किए गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पेपर को डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये तो हो गया नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, दिव्यांगता का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब हमें देखना है इंटरनेशनल का। ठीक है, तो इंटरनेशनल का जो है वो कौन सा है, तो इंटरनेशनल का जो है सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वाला जो है हमारा यूनेस्को, सबसे पहले तो UNCRPD है। UNCRPD का जो फुल फॉर्म है आप सबको पता है या नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं बता देती हूँ UNCRPD का फुल फॉर्म। अब देखते हैं सबसे पहले, तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल लेवल पे UNCRPD है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पीपुल विद डिसेबिलिटी, जो 3 मई 2008 को आया था। ठीक है, ये इस ड्राफ्ट 13 दिसंबर 2006 को था, फिर साइन हुआ इसका 30 मार्च 2007 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें फुल्ली एंड इक्वल इंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, फुल इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वैसे डिसेबल लोग भी कर सकते हैं, उनको भी आज़ादी का प्रावधान है, उनको भी रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ। और उसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी गई, मतलब समान अवसर की बात करी गई, महिला और पुरुष में समानता की बात करी गई, एक्सेसिबिलिटी की बात करी गई और पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन की बात करी गई। ठीक है, तो इस एक्ट में ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे ये एक्ट पूरा डिटेल के साथ यूट्यूब चैनल पे है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, UNESCO, U फॉर द यूनाइटेड, N फॉर नेशन, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक और एंड C फॉर कल्चरल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है क्वालिटी। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बात करी गई, जो सभी के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करी गई, मतलब सभी के लिए ऐसी एजुकेशन हो जिसमें क्वालिटी हो और पूरे जीवन पर्यंत चले। ठीक है, नेक्स्ट जो करा गया इसमें फोस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। ठीक है, जो अंतर होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें मतलब जो सांस्कृतिक विविधता है उसको बढ़ावा देने की बात करी गई। नेक्स्ट इंक्लूसिव नॉलेज को, मतलब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी गई। उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, मतलब जो महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनमें समानता की बात की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसमें मॉडल वर्सेस एजुकेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इधर एजुकेशन हो गया और दूसरी तरफ डिसेबिलिटी हो गई। तो सबसे पहले अगर हम मॉडल, मेडिकल मॉडल और चैरिटी मॉडल में बात करें तो जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों अलग अलग थे। अब मेडिकल और चैरिटी मॉडल के टाइम पे क्या था, लोग बहुत ज़्यादा दया की भावना से लोगों को देखते थे। लोगों को लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके साथ दया दिखानी चाहिए, या फिर इस तरीके का वो करते थे, पैसे दे देते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा
पिटी नज़रों से देखते थे, दया की नज़रों से देखते थे। फिर आया सोशल मॉडल, जिसमें संकुचित दृष्टिकोण आया, नैरो पर्सपेक्टिव आया, जिसमें जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन को एक साथ लाया गया। लेकिन उनमें मतलब बिल्डिंग तो एक थी, लेकिन आप जैसे कि इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्डिंग एक थी लेकिन क्लासेस अलग थी। ठीक है, तो ये संकुचित दृष्टिकोण आया। फिर उसके बाद आया सोशल मॉडल, वाइडर पर्सपेक्टिव, व्यापक दृष्टिकोण आ गया। तो उसमें स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन में थोड़ा सा हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन को मतलब जोड़ा गया, बट कुछ ही क्लासेस होती थी जो एक साथ होती थी। फिर उसके बाद आया ह्यूमन राइट मॉडल, जिसमें स्पेशल और जनरल एजुकेशन को एक साथ मिलाकर इंक्लूसिव एजुकेशन बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे ये जनरल और स्पेशल एजुकेशन चैरिटी मॉडल में सेग्रेशन लिख सकते हैं, अलगाववाद। फिर जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में इंटीग्रेशन आ गया। फिर इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर इंक्लूज़न आ गया, तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा 1 क्लियर हो गया। इसमें क्या था, जो आपका 1.1 था, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी या क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी थी, जिसमें नेशनल में हमने PWD एक्ट, RCI, NT एक्ट, SSA, रमसा, RTE और RPWD की बात करी। और नेशनल में UNCRPD और इंटरनेशनल में UNCRPD और यूनेस्को की बात करी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1.2। 1.2 में है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, हैंडीकैप्ड क्या है, किसका कॉन्सेप्ट, हैंडीकैप्ड, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हैंडीकैप्ड का की मीनिंग क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, हैबिलिटेशन क्या है और रिहैबिलिटेशन क्या है। इसमें ये चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैंडीकैप्ड क्या होता है। तो हैंडीकैप्ड क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वैसे मैं नोट्स आपको शेयर कर दूँगी और बता दूँगी, क्योंकि आज कुछ इशू के कारण मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से। इसमें सबसे पहले हैंडीकैप्ड की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल विथ एन इम्पेयरमेंट कैन नॉट फुलफिल अ नॉर्मल लाइफ, मतलब दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य जीवन की भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाता है। जैसे जिस तरीके से लोग नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लाइफ बिता लेते हैं, जिस हैंडीकैप्ड होते हैं वो नॉर्मल लाइफ उनकी तरह नहीं बिता पाते, वो असमर्थ होते हैं चीज़ों को करने में, डेली लिविंग एक्टिविटी करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, फिर बात आती हैंडीकैप्ड क्लियर हो गया। जैसे कि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल विथ एन इम्पेयरमेंट कैन नॉट फुलफिल अ नॉर्मल लाइफ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य जीवन की भूमिका निभाने में असमर्थ होता है। मतलब जो नॉर्मल लाइफ होती है, उसकी जो भूमिका होती है, उसको निभाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, फिर है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, हानि। इसमें क्या होता है, एनी लॉस, मतलब कोई भी लॉस, कौन सा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, कोई लॉस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो। ठीक है, उसमें जो भी असामान्यता होती है, यानी कि एबनॉर्मेलिटी होती है, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, एनाटॉमिकल मतलब जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके कार्य में प्रॉब्लम होती है, वो क्या कहलाता है, इम्पेयरमेंट कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक संरचना या कार्य हानि या असामान्यता। ठीक है, जैसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल, जैसे चाहे साइकोलॉजिकल में क्या आता है, हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में होंगी, साइकोलॉजिकल में होंगी। और फिज़िकल में क्या होंगी, शारीरिक, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन, हमारी बॉडी काम नहीं करती है, या कोई कार्य जो नॉर्मल तरीके से लोग करते हैं वो नहीं हो पाता है, तो वो इम्पेयरमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसेबिलिटी पे। अब डिसेबिलिटी क्या है, तो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैक ऑफ डिसेबिलिटी, एनी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर बात की गई रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध, और लैक ऑफ एबिलिटी, और क्या,
लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन एक्टिविटी, मतलब कोई भी गतिविधि करने की क्षमता में प्रतिबंध या कमी, मतलब आप गतिविधि नहीं कर सकते। डिसएबिलिटी का मतलब किसी भी काम करने के, जैसे एबिलिटी अगर हम डिस हटा दें तो एबिलिटी आ जाएगा। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता होता है। अगर सिर्फ हम एबिलिटी का मतलब देखें तो योग्यता होता है, और डिस लगा देंगे तो अयोग्यता। तो किसी भी काम को करने में अयोग्य, ठीक है, या कमी, प्रतिबंध या कमी क्या कहलाती है? डिसेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज एन इंडिविजुअल में हैव इन एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटी। मतलब डिफ़िकल्टी किस में होती है? व्यक्ति किसी मतलब एक्टिविटी को करता है या गतिविधि को करता है, उसमें समस्या उत्पन्न होती है। किसी भी व्यक्ति की गतिविधि निष्पादित करने में समस्या, मतलब जब आप कोई गतिविधि को एग्जीक्यूट करते हो, उस गतिविधि को करते हो, उसमें समस्या आती है, वो क्या कहलाती है? आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन का मतलब क्या है? हेल्पिंग पीपुल गेन सर्टेन न्यू स्किल्स, एबिलिटीज़, नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या होता है? लोगों को नए कौशल, योग्यताएं एवं ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। जब मतलब जैसे किसी में डिसेबिलिटी हो गई, अब नई हुई है, ठीक है, जन्म से हुई है, तो आप उसको मदद करते हो मतलब चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, स्किल्स जो होती है, स्किल्स को सीखने के लिए, नॉलेज को सीखने के लिए आप क्या करते हो? हेल्प करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे फिजिकल है, ऑक्यूपेशनल है, स्पीच है, लैंग्वेज है, थेरेपी है। इन सब चीज़ों की थेरेपी, चाहे वो फिजिकल पीटी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओटी हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हैबिलिटेशन कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है रिहैबिलिटेशन की। तो रिहैबिलिटेशन क्या है? रीगेनिंग स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉलेज, मतलब नए ज्ञान, योग्यता एवं कौशल को पुनः प्राप्त करना। मतलब नया ज्ञान यहाँ पर यहाँ पर नया ज्ञान नहीं होगा, जो यहाँ पर नया ज्ञान है, ज्ञान, योग्यता एवं कौशल को पुनः प्राप्त करना। अब इसमें क्या होता है? रीगेनिंग, मतलब एक बार हमने गेन करा था तो फिर हम में कोई ना कोई अक्षमता आ गई है, या फिर हम उस कार्य को करने के लिए अयोग्य नहीं रहे हैं, तो फिर उसको दोबारा से रीगेन करना। जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, वोकेशनल, ठीक है, एबिलिटी, या लाइफ के किसी भी पहलू में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? रिहैबिलिटेशन में जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1.2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1.3। तो ये कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? सबसे पहले इसमें जो आपने पढ़ा, हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? फिर आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है 1.3। अब 1.3 में है डेफिनीशन, कैटेगरी, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, द लीगल प्रोविज़न फॉर PWD इन इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो? RPWD एक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। अब RPWD एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? 21 प्रकार के डिसेबिलिटी आएंगी। 21 प्रकार के डिसेबिलिटी की डेफिनीशन क्या है, और उसमें कैटेगरी किस तरीके से डिवाइड की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता देती हूँ, वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाके ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, अगर हम HI की बात करें, तो HI के बारे में क्या प्रावधान है, ठीक है। HI के बारे में जैसे उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डेफ और एक हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। डेफ मीन्स क्या होता है, उसमें क्या है? RPWD एक्ट की, उसमें जो एक्ट आया है RPWD का, उसमें क्या प्रावधान है, उसके बारे में क्या, उसकी क्या डेफिनेशन है कि डेफ मीन्स जिसको 70 dB का लॉस हो, और उसके अलावा स्पीच फ्रीक्वेंसी में समस्या, और बोथ ईयर 70 dB का लॉस किसमें? बोथ ईयर में होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी हार्ड ऑफ हियरिंग है। तो इस तरीके से आप इसको
पढ़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1.4। मैं 1.4 इसलिए कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं और बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसकी वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। या मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो तो मैं उस पर लिंक डाल दूँगी, और कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो में भी लिंक डाल दूँ, ठीक है, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट 1.4, एन ओवरव्यू ऑफ कजेज, प्रिवेंशन, प्रिवलेंस एंड डेमोग्राफिक ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड ग्लोबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कजेज क्या है, कारण क्या है। तो कजेज क्या है, कंजीनाइटल हो सकता है, कंजीनाइटल में प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले। अब जन्म से पहले क्या कारण हो सकता है, जैसे मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेती है, या भारी सामान उठा लिया, या कहीं चोट लग गई, या फिर ड्रग्स लेती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो कंजीनाइटल होता है। दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में पेरिनेटल मतलब जन्म के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहते हैं, या न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिनकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न होती है, वो एक्वायर्ड में जाती है। एक्वायर्ड मतलब बाद में ग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। इसमें प्रीनेटल, जन्म से पहले क्या बचाव कर सकते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अच्छा पोषण, माँ को अच्छा पोषण देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। जन्म के समय नेटल में अगर बच्चा बर्थ के समय नहीं रोया है तो उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। जन्म के समय नहीं रोया है तो उसमें डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस रहते हैं, तो उस समय अगर हमें पता चल जाए नहीं रो रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। पोस्ट नेटल में एक्वायर्ड ही होगा कि इन्फेक्शन हो गया, या फिर बाद में दुर्घटना हो गई, या फिर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें उससे बचाव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है प्रिवलेंस। प्रिवलेंस मतलब व्यापकता दर। व्यापकता दर क्या होगा, डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया की कितनी है, 26.8 मिलियन है, ठीक है। कितनी है, 26.8 मिलियन है, जिसमें से मैन की कितनी है, पुरुष की कितनी है, 14.9 मिलियन, और फीमेल की कितनी है, 11.9 मिलियन, ठीक है। रूरल एरियाज़ में मतलब ग्रामीण एरियाज़ में 18.0 मिलियन है, और अर्बन एरियाज़ में 8.1 मिलियन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सोशल ग्रुप का देखें तो एससी का क्या है, 2.45 मिलियन, और एसटी का क्या है, 2.05, और उसके एससी और एसटी के अलावा जो और जाति के हैं उनकी 2.18% है इसमें डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंसस को डिफाइन कर सकते हो। सेंसस की भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1.5। 1.5 का जो है उसमें क्रॉस डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट पूछा है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी, अप्रोच एंड इंटरवेंशन। क्रॉस डिसेबिलिटी में का मतलब क्या है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें जितने भी डिसेबिलिटी हैं उनके बीच कोई अंतर नहीं करता है, ठीक है। जो क्रॉस डिसेबिलिटी है वो किसी भी डिसेबिलिटी के बीच अंतर नहीं करता है। इसमें सभी अक्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। सामूहिक योजना में जो भी योजनाएं होती हैं जो डिसेबल्ड पीपल के लिए उनके वेलफेयर के लिए होती हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जीवन जीने का उनको भी अधिकार है, फुल्ली इंक्लूजन और पूर्ण नागरिकता मिलती है, वही क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाता है। तो इस तरीके से क्रॉस डिसेबिलिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक 1.5 तक हो गया। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हों। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे सबसे पहले आपने, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ यूनिट को। सबसे पहले आपने देख लिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें आपने नेशनल मॉडल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो आपने पढ़ा PWD एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फुल्ली पार्टिसिपेशन। दूसरा RCI एक्ट जो ह्यूमन रिसोर्सेज बनाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा एंटी एक्ट जिसमें डिसेबल्ड के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। एंटी एक्ट के अलावा और कौन सा है, रमसा पढ़ा, SSA पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा नेशनल में पढ़ा यूनेस्को, UNCRPD, फिर मॉडल पढ़े चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल, ह्यूमन राइट मॉडल, ये सारे मॉडल देख लिए आपने। नेक्स्ट आपने पढ़ा 1.2
कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। हैंडीकैप्ड मतलब जो डेली लिविंग या नॉर्मल लाइफ की जो भूमिका रोल होते हैं उसको निभाने में, या भूमिकाएं होती हैं उसको निभाने में असमर्थ होते हैं। इम्पेयरमेंट मतलब कोई लॉस फिजिकल या साइकोलॉजिकल, ठीक है। और डिसेबिलिटी का मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई भी गतिविधि करने में प्रतिबंध या अक्षमता, ठीक है। एक्टिविटी लिमिटेशन, एग्जीक्यूट ऑफ मतलब जो गतिविधि होती है उसको लागू नहीं कर पाते, निष्पादित नहीं कर पाते। हैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, जो जन्मजात विकलांगता होती हैं उनको फॉर एग्जांपल न्यू स्किल्स और न्यू नॉलेज को ग्रहण करने में मदद करता है, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हैबिलिटेशन में पढ़ा, सॉरी आपने रिहैबिलिटेशन में पढ़ा रीगेनिंग स्किल्स और नॉलेज, मतलब दोबारा प्राप्त करना, जैसे कभी स्किल्स और नॉलेज खो गई है तो उसको दोबारा प्राप्त करना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। 1.3 में डेफिनेशन कैटेगरी, जो RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी उनकी डेफिनेशन देखनी है आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा 1.4 में पढ़ा एन ओवरव्यू ऑफ कजेस, प्रिवेंशन, प्रिवलेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डिसेबिलिटी, जिसमें आपने सबसे पहले बचाव पढ़ा कि क्या क्या मतलब प्रिवेंशन होते हैं, सॉरी सबसे पहले कारण पढ़ें कि क्या क्या डिसेबिलिटी के कारण होते हैं, दूसरी चीज़ बचाव क्या होता है और उसका व्यापकता दर क्या होगा, ये चीज़ें देखी। फिर उसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। तो ये एक यूनिट आपके क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट पे हम आते हैं तो इसमें सबसे पहले पूछा है यूनिट सेकेंड में का जो वो है नाम है डेफिनीशन, कजेस, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ। अब यहाँ पर पूछा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पैल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है क्या है, लैटिन वर्ड का शब्द है, ठीक है। अब लैटिन वर्ड का शब्द किससे आया है, लोको से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेस या स्थान होता है, ठीक है। दूसरा मोटिव का अर्थ क्या होता है, कर्जिंग मोशन मतलब गति। तो इसमें मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे गति करने में दिक्कत आती है, ठीक है। अब पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो में मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है, ठीक है। इसमें हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज़ होते हैं, मतलब इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही उच्च लेवल का होता है और वायरल बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो केंद्रीय ये हम हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसमें अटैक होने के कारण होता है या पैरालिसिस के कारण ये चीज़ें होती हैं। इसमें चिल्ड्रन से मतलब 15 वर्ष अप टू 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हो जाता है, एडल्ट भी अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकता है, समान असुविधा और उल्टी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लोकोमोटर डिसेबिलिटी में पोलियो का पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी क्या है, शरीर के हिस्सों में समान गति को प्रभावित करता है, मतलब अब इसमें सेरेब्रम जो है ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है, उसको ये अफेक्ट करता है, जिससे मोटर फंक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, मोटर स्किल्स में कठिनाई होती है, मांसपेशियों में कठिनाई होती है, ठीक है। अब इसमें दुविधाएं क्या होती हैं, टॉक्सिक क्या होती है, टॉक्सिक मतलब दुविधाएं, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय की कमी, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, जब आप लिख रहे होते हैं तो खड़े होने में दिक्कत होती है, मतलब जैसे खड़े होते हैं हाथ पैर काम नहीं करते, अकड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीले होते हैं, ठीक है। ट्रबल विथ फाइन मोटर स्किल्स, आपने पढ़ा होगा मोटर स्किल्स में दो होते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर मतलब उछलना कूदना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है कि किस तरीके से, जैसे आपने हाथ मोड़ना, पेन पकड़ना, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो ये स्किल्स जो होती है वो ट्रबल, उसमें भी समस्या उत्पन्न होती है,
ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक वंशानुगत बीमारी का समूह है जिसमें मांसपेशियाँ जो होती हैं वो समय के साथ कमज़ोर हो जाती हैं। उसके अलावा मतलब दिल, हृदय और अंग दोनों प्रभावित होते हैं इसमें, मतलब हार्ट और बॉडी पार्ट भी प्रभावित होते हैं और कम उम्र में इसमें मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं 2.1 को। ये क्लियर हो गया आपका? कोई कन्फ्यूज़न है? इसमें आपने पढ़ लिया क्या क्या, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, पोलियोमाइलाइटिस हो गया, सेरेब्रल पैल्सी यानी कि सीपी भी हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि कौन 2.2 जो है वो क्या है, तो देखते हैं। 2.2 में पूछा गया है, क्या पूछा गया? विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो जो ब्लाइंडनेस होता है उसमें पूरी तरीके से दृष्टि का अभाव होता है। सबसे पहले ये RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें मेंशन किया है, जो आपका सबसे पहले मतलब जो RPWD एक्ट में परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से मैंने इसमें मेंशन किया है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें देखें तो दृष्टि, पहला इसमें 3 भागों में विजुअल इम्पेयरमेंट को यानी कि ब्लाइंडनेस को डिफाइन किया, जैसे दृष्टि का पूर्ण अभाव, मतलब पूरी तरीके से दृष्टि नहीं होती है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृष्टि सुतीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 स्नेलन से कम। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है, तो इसमें इस तरीके से भी कर सकते हो। ये डेफिनेशन अगर नहीं लिखनी है तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो कि ब्लाइंडनेस क्या होता है, लेकिन स्नेलन आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम हियरिंग को डीबी में मापते हैं उसी तरीके से दृष्टि को मापने के लिए स्नेलन होता है। ठीक है, तो थर्ड इस है जो 10 डिग्री कम से किसी एंगल पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा, इसमें सिर्फ 10 डिग्री या उससे कम की चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये है ब्लाइंडनेस का, जिसमें ब्लाइंडनेस को अगर आपको वैसे सिंपल शब्दों में डिफाइन करना तो आप इस तरीके से पूरी तरीके से दृष्टि का अभाव होता है। नेक्स्ट है लो विजन, जिसमें लो विजन में क्या होता है, बेहतर आँख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18, अब 6/18 से अनाधिक या 2/60 से कम या 3/60 तक या यहाँ पर 10/200 स्नेलन तक दृश्य सुतीक्ष्णता। ठीक है, ये भी एक वो है, स्नेलन है जिससे हम दृष्टि को मापते हैं। तो इसमें 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की, इसमें 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री से मतलब तक दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं लो विजन में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2.3 हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर डेफनेस जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है A और B, जैसे मैंने आगे पिछले उसमें वो बताया था। तो डेफ मीन्स क्या है, पर्सन हैविंग 70 dB लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर। मतलब डेफ का मतलब क्या है, वो पर्सन जिससे 70 dB का लॉस हो और स्पीच फ्रीक्वेंसी के साथ दोनों कानों में। ठीक है, और हार्ड ऑफ हियरिंग जो है मीन्स पर्सन हैविंग 60 to 70 dB, इसमें क्या दिया हुआ है, 60 to 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी बोथ ईयर। ठीक है, दोनों कानों में 60 to 70 dB का लॉस। तो हार्ड ऑफ हियरिंग जो होते हैं वो हियरिंग एड लगाकर आसानी से अपनी रेजिडुअल हियरिंग का उपयोग कर सकते हैं। और डेफ होते हैं वो डेफ की कैटेगरी में 2 आते हैं, एक तो कैपिटल D डेफ से कहीं कहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, और एक स्मॉल डी डेफ से लिखा हुआ होता है, तो दोनों का मतलब अलग होता है। कैपिटल डी डेफ जो होते हैं वो डेफ कल्चर को फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं उसी तरीके से उनका एक कल्चर है, उनकी एक परंपरा है। ठीक है, और जो स्मॉल डी डेफ होते हैं वो डेफ कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी जो उनकी बची हुई श्रवण क्षमता होती है यानी कि रेजिडुअल हियरिंग होती है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 2.4 स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो यहाँ पर स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है, जिसमें लैरिंग्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब लैरिंग्स जो गला होता है, ओकल कॉर्ड होता है जिससे खाना निगलते हैं, या वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स। उसके अलावा अफेजिया, भाषा संबंधित प्रॉब्लम, जो भाषा ग्रहण करने में संबंध होती है। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा होता है ब्रेन का पार्ट, लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, तो वो प्रभावित होती है, जिसके द्वारा हम भाषा नहीं सीख सकते। उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड न्यूरोलॉजिकल कजेस, मतलब ऑर्गन और न्यूरोलॉजिकल कजेस कारण हो सकता है भाषा और स्पीच डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें तो फ्लुएंसी में डिसऑर्डर, मतलब धाराप्रवाहिता में, उच्चारण के तरीके में, ग्रहण करने, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव करने में प्रॉब्लम, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डेफ ब्लाइंडनेस मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। डेफ ब्लाइंडनेस में डेफ और प्लस ब्लाइंडनेस दो होती हैं। डेफ ब्लाइंडनेस में डेफ ब्लाइंडनेस हो सकता है, और लो विज़न और हार्ड ऑफ हियरिंग हो सकता है, ठीक है। लो विज़न और एच मैं कर रही हूँ यहाँ पर, एच का मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग हो सकता है। डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, सॉरी, डेफ और लो विज़न हो सकता है, ब्लाइंडनेस और हार्ड ऑफ हियरिंग हो सकता है। तो ये कैटेगरी हो सकती है, मतलब डेफ, इसको डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट बोलते हैं। डुअल सेंसरी मतलब इसमें दो सेंसेस अफेक्टेड होते हैं, एक हियरिंग और एक विज़न, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करें तो एक से अधिक डिसेबिलिटी, यानी कि डेफ ब्लाइंडनेस किस में आता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है 2.5 तक? कन्फ्यूज़न नहीं है तो बता सकते हैं, है तो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन हम कर लेते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा लोकोमोटर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें पोलियो माइलाइटिस पढ़ा, सेरेब्रल पैल्सी पढ़ी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ी, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न पढ़ा, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, डेफनेस और हार्ड ऑफ हियरिंग पढ़ा, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ा, डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3। आई होप थोड़ा सा मतलब आप लोग बोर हो रहे होगे, लेकिन क्या करूँ, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, तो इसलिए मैं कोशिश करूँ कि जल्दी जल्दी करके आप लोग को ये चीज़ें समझा दूँ, क्योंकि पेपर बहुत हैं और अभी ये पहला पेपर है जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 3 पे, डेफिनीशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, मीजर, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ। अब यहाँ पर सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़नी है आपको। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, बौद्धिक अक्षमता होती। बौद्धिक अक्षमता मतलब बुद्धि में डिसफंक्शन या बुद्धि कार्य नहीं करती। तो इसमें बोथ कंडीशन हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं। क्या, कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है, संज्ञानात्मक कार्य होता है, वो बाधित होता है, और एडॉप्टेड बिहेवियर, अनुकूलित व्यवहार जो हम सीखते हैं, वो व्यवहार उस तरीके से हम सीख नहीं पाते हैं। तो इसमें लिमिटेशन जो होती है, मानसिक कार्य नहीं करते हैं। उसके अलावा स्किल्स जो होती है बातचीत करने की, लोगों से कम्युनिकेट करने की और सामाजिक अंतःक्रिया की, वो प्रभावित होती है। लर्न करने की, अधिगम करने की क्षमता प्रभावित होती है, और जो चीज़ें लर्न करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो विकास होता है, अधिगम और विकास बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है, जल्दी जन्म, मतलब 7 मंथ पे जन्म हो जाता है, जन्म के समय वजन कम होना, मतलब वेट कम होता है, जन्म के समय ना रोना, ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग करने में अक्षमता या लर्निंग करने में समस्या। तो इसमें मैंने टाइप मेंशन कर दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्लेक्सिया होती है जिसको रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है, मतलब पढ़ने में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया होती है, राइटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। डिस्कैलकुलिया होती है, नंबर कॉन्सेप्ट मैथ के साथ समस्या होती है, ठीक है। अफेजिया होती है डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है। तो ये सारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं,
A, S और D, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें जो बच्चा होता है उसका कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण बाधित होता है, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया बाधित होता है और रिस्पॉन्सिवनेस बाधित होता है। जैसे अकेले रहना पसंद करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, एक ही व्यवहार को बार बार दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ याद होगी आपको, बर्फी मूवी, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रियंका चोपड़ा की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी वो लिख सकते हैं जो भी सिम्टम्स है, ठीक है। नेक्स्ट है 3.4 मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। मेंटल इलनेस का मतलब क्या होता है? मानसिक बीमारी। और जो मानसिक बीमारी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा सदमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से बीमारी हो जाती है, ठीक है, या फिर ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, या मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कोई टेंशन वो होती है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हो जाता है, ठीक है। और जो मेंटल इलनेस होता है उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी फिर से आ गया है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में एक से अधिक या दो से अधिक डिसेबिलिटी होती हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी होती हैं, जैसे डेफ ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3.4 क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ब्लड डिसऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले इसमें क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें कोई डिजीज़ या विकृति होती है जिसके कारण ये हो जाता है। और उसके अलावा नर्व और सेल होते हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़, जिसमें प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, जिसमें जो पेशी होती है वो कठोर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर है, उसमें हेमोफीलिया है, ये ज़्यादातर मेल में पाई जाती है। इसमें जैसे थक्का जमना, घाव हो जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है, इस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, जिसमें हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये होता है। और फिर है स्किल सेल्स डिजीज़ में जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इस तरीके से आप इस पेपर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब थर्ड यूनिट का देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड यूनिट में सबसे पहले आपने पढ़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता क्या है ये डिफ़ाइन करना है, जिसमें बोथ कंडीशन आपने देखी। बोथ कंडीशन क्या? कॉग्निटिव फंक्शन और एडॉप्टिव बिहेवियर, ठीक है, अनुकूलित व्यवहार दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी, जिसमें पढ़ने में समस्या, लिखने में समस्या, मैथ में समस्या और भाषा सीखने में समस्या। वैसे बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन ये 4 मेन है, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब खुद में लीन रहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, समाज से मिलजुल नहीं पाते हैं, एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। फिर मेंटल इलनेस जो टेंशन, हाइपर टेंशन की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई दुर्घटना होती है जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और बीमारी जो है वो ठीक की जा सकती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में आप एक से अधिक डिसेबिलिटी के बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस पड़ा और पार्किंसन डिजीज़ पड़ा। ब्लड डिसऑर्डर में थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और स्किल सेल्स डिजीज़, ये सारे आपने पढ़े। तो ये नोट्स मैं यूट्यूब चैनल पे उस पर टेलीग्राम पे और उस पर डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्लीज़। और अगर लगता है कि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, लेकिन ये वीडियो प्लीज़ देखिए और जो चीज़ नहीं समझ में आई उसके बारे में बताइए। और अगर समझ में भी आई है तो कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। थैंक यू, शुक्रिया।